हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम दूसरा सेशन लेके आए हैं अपने सीरीज का, जिसमें हम करा रहे हैं 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो देखिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और कल का एक शिकायत था कि हम लोगों का वीडियो रुक रुक के चल रहा था, तो आज हम लाइव ना आकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग ही डालेंगे, जिससे आप लोगों की परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलता। ठीक है, चलिए। ये हमारे गणपति बप्पा है, तो गणपति बप्पा मोरिया। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1336 में। और किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और इसके विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो आपको मैंने क्या बताया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था। और इसके महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, तो आप लोग ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, बस बता रहे हैं, तो इसको सुनना है और नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हम विशेष जोर डाल के बता रहे हैं आप लोगों को, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो पीपीटी में है वो पूछेगा ही पूछेगा, और जो हम बोल रहे हैं उसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं कि वो भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार सुनिएगा, हम ऐसे क्लास में रिपीट कर देंगे 3-4 बार, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप बस सुनिए बढ़िया से, ध्यान देकर सुनिए। ये नहीं कि वीडियो चालू कर दिए और मोबाइल कहीं और चल रहा है और अपना ध्यान कहीं और है, तो ऐसे नहीं होती है। आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए और सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं। हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। और चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका हो जाएगा, विजयनगर के महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अबुल फजल की कृत आइन अकबरी किस शासक का वर्णन मिलता है? तो आइन ए अकबरी, अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो अकबर का मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है आइन ए अकबरी। मतलब आइन ए अकबरी नाम ही लिखा हुआ, मतलब किताब के नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, आइन ए अकबरी। ये जो अकबरी लिखा है ना, इसी से आएगा आपका आइन ए अकबरी। मतलब किस शासक का वर्णन मिलता है? तो अकबर का मिलता है। किसका मिलता है? अकबर का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा, अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा अकबरनामा और अकबरनामा एवं आइन अकबरी के मतलब अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था बेबरीन ने। अकबरनामा का किसने किया था? तो बेबरीन ने किया था। बेबरीन ने किया था अकबरनामा का, बेबरीन ने किया था। और आइन अकबरी को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आइन अकबरी को कितने भागों खंड में बांटा गया? 3 भाग में, जिसमें एक जेरेंट था और जेरेंट और ब्लैकमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। मतलब अकबरनामा एवं आइन अकबरी के मतलब अनुवादक कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो राजकुमार दारा का संबंध कादरी से था। किससे था? तो कादरी से था। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो कादरी से था। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? कादरी से था। कादरी से था। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? कादरी से था। सूफी मत की
फिरदौसी, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? तो कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? तो बिहार में। सूफी मत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी थी? तो बिहार में पनपी थी। कहाँ पनपी थी? बिहार में। सूफी मत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी थी? बिहार में पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक क्वेश्चन है और उसका डायरेक्ट आंसर देना है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी हम वहाँ कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए और देखिए आगे की ओर चलते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यह मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता था? तो इब्न बतूता को ही कहा जाता है। तो किसे कहते थे? तो इब्न बतूता को ही कहते थे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज इब्न बतूता को ही कहते थे। किसे कहते थे? इब्न बतूता को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहते थे? इब्न बतूता को कहते थे। मध्ययुगीन मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, सॉरी गलती हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहते हैं? तो मार्को पोलो को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्को पोलो को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्को पोलो को कहते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहते हैं। क्योंकि हम अभी इस क्वेश्चन को रीचेक किए हैं, हमें याद नहीं था। क्लियर जो होगा वो बता ही देंगे आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हमें नहीं याद है तो चेक किया, लग गया, हमको डाउट लगा इसलिए हमने चेक कर लिया। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मार्को पोलो को कहते हैं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन यात्री भारत आया था? तो अब्दुल रजाक भी आया था। कौन आया था? अब्दुल रजाक आया था। अलबरूनी और बर्नियर आया था। मतलब इनमें से सभी आया था, ये तीनों आए थे, ये सभी आए थे। मध्ययुगीन क्या कहते हैं, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो अब्दुल रजाक, अलबरूनी और बर्नियर, ये तीनों आए थे। कौन कौन? अब्दुल रजाक, बर्नियर, अलबरूनी, तीनों आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का वजीर कौन था? तो अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर था बैरम खां। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां था। अकबर का वजीर बैरम खां था भैया, बैरम खां। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। ठीक है, ये सेक्शन मेरा थोड़ा मतलब जो मुगल काल जो है ना, मुगल काल जो 1526 से स्टार्ट होके चलता है 17 1800 के आसपास, थोड़ा मेरा वीक है, लेकिन इस पर अध्ययन करके हम आएंगे कल से। आज थोड़ा माफ कीजिएगा, हमें हेल्प लेना पड़ रहा है। ठीक है, आपको भी पता लग ही जा रहा होगा, तो जानने की बात नहीं है, हम हेल्प ले रहे हैं, तो ले रहे हैं, कह रहे हैं आपको। अकबर का वजीर कौन था बताएंगे? बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 में बना था। कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में बना था। 1793 में कर्नवालिस कोड बना था। 1793 में कर्नवालिस कोड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो बंगाल में लागू हुआ था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो बंगाल में लागू हुआ था। जमींदारी प्रथा कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। जमींदारी प्रथा बंगाल में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। डलहौजी था 1857 के समय। 1857 के समय कौन था भैया? डलहौजी या कैनिंग? कैनिंग है, यही कैनिंग। कैनिंग नहीं, ये कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग कहते हैं इसे, कैनिंग। कैनिंग, कैनिंग था। तो कहते हैं 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 का विद्रोह का प्रमुख मतलब शुरुआत में क्या था? 1857 के क्रांति जो हुआ था उसके मुख्य कौन थे? तो क्या नाम है उसका? मंगल पांडे नाम है। क्या नाम है? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था बिहार से। ठीक है, ठीक है। और ये हुआ किस लिए था 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति हुआ था चर्बी वाले कारतूस को लेकर के हुआ था। किसके लिए हुआ था? चर्बी वाले कारतूस के लिए, जो एमफिल राइफल में भरा जाता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को खतरा था। इसके लिए मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से 34वीं इन्फेंट्री के वो रेजिमेंट के बटालियन वो थे, कैमी बटालियन, 34वीं बटालियन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। केनिंग से पहले कौन था? तो डलहौजी था। केनिंग से पहले कौन था? केनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था भैया। डलहौजी, इलहौजी लिखा हुआ है, ये होगा डलहौजी। डलहौजी कौन था? डलहौजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और डलहौजी के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भैया? प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे? 1757 में भी हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन ये हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था भैया? तो बंगाल का गवर्नर बना था बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर बना था क्लाइव बना था। कौन बना था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो, पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है। यहाँ क्लाइव लिखा हुआ, हम वही खोज रहे थे भैया क्लाइव कहाँ है। तो बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? क्लाइव बना था। क्लाइव, क्लाइव बना था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बना था। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नया नया गवर्नर कौन बना था? तो सिराजुद्दौला के बाद बना था मीर जाफर बना था। कौन बनाया था वहाँ का नया शासक? कौन बना था? मीर जाफर बना था। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था नया शासक? मीर जाफर बना था। मीर जाफर बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, उसे स्थगित कर दिया गया था। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो कल भी ये चीज हम बताए थे आपको। तो इसमें क्या क्या मिला आपको? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था असहयोग, जिसमें महात्मा गांधी का ये
द्वारा स्टार्ट किया गया था, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन कौन? तो 1930 में हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक भारतीय व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, जो भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा के लिए क्या किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। किसके तोड़ने के लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। और हम एक चीज इसके लिए आपको और बताए थे कि कितने लोगों के साथ, तो 78 अनुयायी और एक वो स्वयं 79 लोगों के साथ गए थे साबरमती से दांडी की ओर। ठीक है, दांडी मार्च स्टार्ट किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भैया? 1931 में हुआ था। इसमें ऑप्शन ही सही नहीं है, ये गलत हो गया। 1931 आप लोग लिख लेंगे, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900 कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, प्रथम हो गया ये, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये हो गया फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ये हो गया सेकंड गोलमेज सम्मेलन और ये हो गया थर्ड गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों में भाग लिए थे, तीनों में भाग लिए थे अंबेडकर जी, बी आर अंबेडकर, अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन 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 भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था। प्रथम कब हुआ था? 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। ठीक है। और तीसरी गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है। तो एक बात ये हो गया आपको, और ये तीनों के तीनों हो गया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आप ही बताएंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के थे पांडे? 34वीं रेजिमेंट के थे। क्या भी रेजिमेंट के? 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत कब स्वतंत्र हुआ था भैया? ये भी कोई कुछ पूछने की बात है? हम भारत के निवासी और हमें ये बात ना पता हो तो गलत बात है। तो क्या है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। ठीक है। तो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र क्यों कहते हैं? जब पूर्ण रूप से मेरा संविधान लागू हो गया और राष्ट्रपति मेरे देश का प्रथम नागरिक चुना गया, जो कि निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है ये, गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक निर्वाचित हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। ना कि वंशानुगत हो। तो हमारे देश के सभी पद ऐसे हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और उसका पद निर्वाचित होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसलिए हम लोग गणतंत्र कहलाते हैं। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। ठीक है। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। और गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी
जनवरी 1950, 1950। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त AUG 1947। अरे यार, बोर्डवा नहीं काम करता। हाँ, तो 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत होगा, यहाँ औरत लिख दिया भाई साहब। हमारे टाइपराइटर साहब जो है ना, बहुत ऊंचे लेवल के हैं, नशे में रहते शायद। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र औरत लिखा उन्होंने। हम ही कंफ्यूज हो गए भाई, स्वतंत्र औरत कहा, कैसा क्वेश्चन बन गया ये। स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत है ये, क्या है? भारत। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपाली था। चक्रवर्ती, सी का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग सी सुझे पढ़ते हैं, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी का मतलब होता है। तो कहते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस जगह से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले भैया? ये लोथल से मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? एक तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सभी किताब में अलग अलग प्रकार से दिया गया। कोई 2750 से 1750 देता है, कोई 2350 से 1750 देता है। तो ये आप लोग के ऑप्शन जिस हिसाब से रहेंगे उस हिसाब से टिक लगा लेंगे। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। मोहनजोदाड़ो को खोज दयाराम साहनी ने, और राखालदास बनर्जी। अरे यार, कंफ्यूज हो गए, माफ कीजिएगा। कल के डिस्कशन में इस बात को हम ढंग से बता देंगे। एक 1921 में था, ठीक है, और एक 1922 में। मोहनजोदाड़ो 1922 में, हड़प्पा सभ्यता 1921 में। और कौन किया था यही कंफ्यूजन है, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, तो दो व्यक्ति थे, और इसका क्रम हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं, और एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या पढ़े होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, माफी चाहते हैं, पूरा ज्ञान नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत है। ठीक है, कोशिश करते हैं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदाड़ो, एक क्वेश्चन और भी बता देते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कैसी सभ्यता थी ये? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अवधि कितने से कितने? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? तो यहाँ की मोहरे विशिष्ट थी। यहाँ की जो मोहरे होती थी ना, वह विशिष्ट वस्तु थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या थी? तो वहाँ की मोहरे थी। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो आर्य माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो आर्य। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं।
भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए सिक्कों पर चिन्ह मिलने से ये पता लगता था कि समुद्रगुप्त था जो संगीत प्रेमी व्यक्ति था। ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम इसलिए कल भी बताए थे, आज भी बता रहे थे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि कौन ऐसा शासक था जो संगीत प्रेमी था, जिसका प्रतीक मिलता था उसके सिक्कों पे। तो ठीक है, सिक्कों पे बीना बजाते चित्र, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिक्कों का बीना बजाते हुए चित्र दर्शाया गया है, यह किस शासक का था? तो यह समुद्रगुप्त का था। ठीक है, समुद्रगुप्त का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये तो हम कल भी बताए थे। 1667 ईस्वी में या 1767 ईस्वी में, पता 1837 में, 1800 में भी 37, हम भूल रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। कल ऐसे हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, कल हम बताए थे, इसके बारे में डिटेल विश्लेषण किए थे कि अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था ये भी डेट बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देवा, मच्छर कहाँ से बैठा हुआ है? भैया बोर्ड हमारा फंस रहा है। मच्छरवा बैठ गया था भाई साहब, समझे, इसलिए ये सब। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गुप्त वंश का, ये देखो यही ससुर भाग जाए यार। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ये बोर्ड फंस गया था क्योंकि इस पे मच्छर बैठ गया था। आप लोग समझेंगे कि काय कर रहा है ये। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। कहाँ का था? कन्नौज का था। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों का सिंध विजय कब हुआ था? तो 712 में हुआ था। कब हुआ था? 712 में हुआ था। अरबों का सिंध विजय 712 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भैया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है किसे? तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? नगरीय सभ्यता के नाम से। यहाँ की रोड जो होती थी वो समकोण, एक दूसरे के चौमुख वर्गाकार टाइप के होते थे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो, उसका शेप, आकृति त्रिभुजाकार था, लेकिन वहाँ की सड़कें चौखुट था, मतलब एक दूसरे के ऐसे काटता था, चौराहे पे काटता था। ठीक है, लेकिन वहाँ की अगर पूछेगी तो हड़प्पा सभ्यता कैसी, उसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी आकृति। ठीक है, तो नोट करने वाला बात ये है। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो 1000 से, सॉरी, 1600 से 1000 ईस्वी तक थी। 1600 से 1000 ईस्वी तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया, अकबर अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 1582 में। 1582 में चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया था? 1582 में चलाया था अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया था? दीन ए इलाही 1582 में चलाया था। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कब कर को कब समाप्त किया था अकबर ने? तीर्थ यात्रा कर, तो
त से तीर्थ और त से तीन, 63। ठीक है, मतलब हम रिलेटेबल करके बता रहे हैं आपको। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था अकबर ने, तो 1563 में। जजिया कर कब, तो 1564 में। जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 64 में। जजिया 64 में, तीर्थ यात्रा 63 में। तीर्थ यात्रा 63, जजिया 64, और क्या है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1582, 1563 और 64। ठीक है, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी, तो कौन रहती थी, जाही आरा रहती थी। कौन रहती थी, जाही आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो आप बताइएगा कमेंट करके। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो 14वीं वंशज था। कौन सी वंशज था, 14वीं वंशज था। बाबर चंगेज खां का 14वीं वंशज था। कैवी वंशज था, 14वीं वंशज था। गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम क्या थी, तो एक लेखिका थी। क्या थी, लेखिका थी। गुलबदन बेगम कौन क्या थी, तो एक लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हुमायूं का भाई कौन था, तो हुमायूं का भाई कमरान, अस्करी और हिंदाल तीनों था। कमरान, आप लोग बोलिएगा हुमायूं का भाई कौन कौन था, तो कमरान, अस्करी और हिंदाल। कौन कौन, बोलिए। कमरान, हिंदाल, अस्करी। कमरान, हिंदाल, अस्करी। कमरान, हिंदाल, अस्करी तीनों था। ठीक है, हुमायूं का भाई कौन कौन था, तो कमरान, हिंदाल और अस्करी तीनों था। तो उक्त सभी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। दूसरी कब हुआ था, पानीपत का दूसरी, और तीसरी बताइएगा। एक 1761 में हुआ था, एक 1761 में, एक 1556 में। ठीक है, तो प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में। तो आप बताएंगे कब कब हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में। कौन कौन, तो 1526 में प्रथम लड़ाई, 1556 में द्वितीय, 1561 में तृतीय। सॉरी, 1761 में तृतीय। कब, 1761 में तृतीय हुआ था, 1761 में। ठीक है, 1761 में तृतीय हुआ था। नेक्स्ट। कृष्णदेव राय शासक का शासन काल कब से कब तक था, तो हम बताए थे आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसका संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का था, और उसकी स्थापना 1336 में हुआ था। पहला ही क्वेश्चन मेरा था, याद रिकॉल कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। ठीक है, और इसके महानतम शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। तो 1509 से 1529 तक था। ठीक है, नेक्स्ट। आज समय बहुत लग गया शायद। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, तो निकोलो कांटी जो था ना भैया, किस देश का यात्री था निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, बताएंगे आप लोग। निकोलो कांटी किस देश का, इटालवी यात्री था। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, तो इटालवी यात्री था। इटालवी यानी इटली का यात्री था। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, तो इटली का यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महिला निम्नलिखित में से महिला संत थी, कौन कौन थी, तो मीरा, अंडाल और कराईकल, ये तीनों ही महिला संत थी। तो मीरा, अंडाल और कराईकल ये तीनों ही महिला संत थी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, यानी इनमें से सभी।
रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर और पीपा, ये भी सही हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर और पीपा थे। रामानंद के शिष्य रैदास, पीपा और कबीर तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? तो मीरा मानती थी। मीरा जी जो थी वो प्रेम भक्ति की मतलब से संबंधित थी और कृष्ण जी को वह अपना पति मानती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा। क्या होगा? मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता के यात्रा से, इब्न बतूता की यात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में है? तो किताब उल हिंद कितने अध्याय में है? किताब उल हिंद कितने अध्याय में भैया? तो 80 अध्याय में है। किताब उल हिंद 80 अध्याय में। कितने में? 80 अध्याय में। किताब उल हिंद 80 अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवारी व्यवस्था जो थी ना, महलवारी व्यवस्था में सबसे राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? तो महल था। इस महल का अर्थ क्या होता था? महलवारी व्यवस्था में महल का अर्थ ये होता ग्राम या कई ग्राम मिला करके होता था, उसे हम महल कहते थे महलवारी व्यवस्था में। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। सिंधु एवं कान्हू ने किया था, तो बाई ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गया। तो आज कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे जब ये वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, और बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि कैसा क्लास रहता है मेरा। कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है हमें, ये बात हम स्वीकार कर रहे हैं और करेंगे भी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है, इसके वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन करेंगे, ज़रूर करेंगे, बहुत जल्द दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे और सही से डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो भी आपके विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे और उसको पालन करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। चलिए।